नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। भारत बांग्लादेश की दोस्ती के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई है। किन क्षेत्रों पर हुए हैं समझौते और क्या है इस दौरे का महत्व, इस पर विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले 25 सालों में अमृत काल में नई ऊंचाइयां छुएगी दोनों देशों की दोस्ती। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर जोर। कहा, हम ऐसी शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें जो हमारी आपसी विश्वास पर करना चाहती हैं आघात। पीएम मोदी और शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का किया अनावरण। रूपा रेल पुल का भी हुआ उद्घाटन। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने की प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की तारीफ। भारत को बताया बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद दोस्त। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच बातचीत में कुशियारा नदी जल बंटवारे समेत हुए कुल 7 समझौते। प्रसारण में सहयोग पर प्रसार भारती और बांग्लादेश टीवी के बीच भी समझौता। विदेश सचिव ने कहा, इससे प्रसार भारती और बांग्लादेश टीवी के बीच बढ़ेगा सहयोग। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में अब ईडी की भी हुई एंट्री। लखनऊ, दिल्ली सहित करीब 30 स्थानों पर छापेमारी। बीजेपी का शराब घोटाले में दिल्ली सरकार पर हमला जारी। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे बीजेपी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत को एक और बड़ी सफलता। भारत बायोटेक को इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के लिए डीसीजीआई से दी इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति। कोरोना के लिए भारत का पहला नाक से लिया जाने वाला टीका 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के उपयोग के लिए मंजूरी मिली। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग Baa3 पर रखी बरकरार। कहा, तमाम चुनौतियों और कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद भी भारत की आर्थिक गतिविधियों के पटरी से उतरने की आशंका नहीं। लिज ट्रस ने संभाली ब्रिटेन के नए पीएम की कुर्सी। किसिंग ऑफ हैंड समारोह के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात के बाद महारानी ने लिज ट्रस को नई प्रधानमंत्री के रूप में किया नियुक्त। प्रीति पटेल ने गृह सचिव पद से दिया इस्तीफा। लिज ट्रस के मंत्रिमंडल में सेवा नहीं देने का फैसला। एशिया कप में सुपर 4 में आज भारत और श्रीलंका के बीच चटक। श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी पहले गेंदबाजी। फाइनल के लिए अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए भारत के लिए जीत जरूरी। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। कनेक्टिविटी, ऊर्जा, ढांचागत विकास के क्षेत्र से लेकर तमाम क्षेत्रों में आज भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौते हुए। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच आज दिल्ली में हुई शिष्टमंडल स्तर की बातचीत में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी बात आगे बढ़ी है। रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद रोधी प्रयासों से लेकर अतिवाद और कट्टरवाद को रोकने के लिए भी मिलकर प्रयास करने पर दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 4 दिवसीय भारत दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में कई कनेक्टिविटी पहल को पुनर्जीवित किया है। इसी कड़ी में भारत बांग्लादेश के बीच 7 समझौतों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें कुशियार नदी जल बंटवारे पर समझौता। इसके अलावा बांग्लादेश के रेल कर्मियों के प्रशिक्षण, रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी पर सहयोग को लेकर रेल मंत्रालयों के बीच में समझौता हुआ। बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के बीच भी एक समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने और प्रसारण में सहयोग पर
प्रसार भारती और बांग्लादेश टीवी के बीच एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। हमने आईटी, अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया, जो हमारी युवा पीढ़ियों के लिए रुचि रखती है। हम जलवायु परिवर्तन और सुंदरबन जैसी साझा धरोहर को संरक्षित रखने पर भी सहयोग जारी रखेंगे। आज हमने कुशियारा नदी से जल बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत में दक्षिण असम और बांग्लादेश में सिलहट क्षेत्र को लाभ होगा। फ्लड मिटिगेशन के संबंध में सहयोग बढ़ाने पर भी मेरी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के उपयोगी बातचीत हुई है। भारत बांग्लादेश के साथ रियल टाइम आधार पर बाढ़ संबंधित डेटा साझा करता रहा है और हमने डेटा शेयरिंग की अवधि को भी बढ़ाया है। दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूती प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया। भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित परियोजना से बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड को 1320 मेगावाट की ऊर्जा मिलेगी। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 5.13 किलोमीटर के रूपसा रेल पुल का उद्घाटन किया, जो कि 64.7 किलोमीटर खुलना मोंगला पोर्ट ब्रॉडगेज रेल परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज मैत्री थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट के अनावरण से बांग्लादेश में एफोर्डेबल बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। दोनों देशों के बीच पावर ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने पर भी उपयोगी बातचीत चल रही है। रूपसा नदी पर रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। यह ब्रिज भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत खुलना और मोंगला पोर्ट के बीच बनाई जा रही नई रेलवे लाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों देश के नेताओं ने आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 1971 की भावना को जीवंत रखने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आपसी विश्वास पर आघात करने वाली शक्तियों का मिलकर मुकाबला करें। दोनों देश के बीच बढ़ रहे व्यापार को और गति देने के लिए भी सहमति व्यक्त की गई। Both leaders underscored the importance of continuing our close security cooperation in the fields of counterterrorism, border management, and addressing cross-border crimes. Both leaders have directed the concerned ministries to commence negotiations on a bilateral comprehensive economic partnership agreement, CEPA, this year in 2022 and complete it in time. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के 7 मार्च 1971 को दिए गए संबोधन पर 20 से ज्यादा भारतीय भाषाओं पर आधारित एक किताब भी भेंट की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को अगले 25 सालों के लिए भारत के अमृतकाल की शुभकामनाएं दी। Long standing friendship and continued cooperation. I appreciate Modi ji's visionary leadership that continue to provide added momentum to our bilateral relations. I reiterate that India is the most important closest neighbor for Bangladesh. Bangladesh-India bilateral relations are known to be a role model for neighborhood diplomacy. द्विपक्षीय मुलाकात से पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री शेख हसीना को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधीर यादव और विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी आज शाम में मुलाकात की है।
और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। ये तस्वीरें आज की ही हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ में मुलाकात और 4 दिन की राजकीय यात्रा पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई हुई। और ऐसे में आज हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में शिष्टमंडल स्तर की द्विपक्षीय बातचीत हुई, साथ समझौते हुए तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत हुई और उसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुलाकात और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ में उनकी ये मुलाकात अपने आप में ये बहुत उच्च स्तरीय एक बैठक और कहा जा सकता है कि अपने आप में एक लंबा और महत्वपूर्ण दौरा भारत और बांग्लादेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself.
और ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे किस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तमाम प्रकार के मजबूत रिश्ते हैं, आखिर उसके मायने क्या है और किस तरीके से तमाम तथ्यों के तरीके से इस बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ तथ्य इस तरीके से बताते हैं कि भारत और अगर बांग्लादेश के संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है और ये अपने आप में एक बड़े एक दूसरे साझेदार के तौर पर दिखाई पड़ता है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य है कि दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी भारत है। अगले अगर हम तथ्य के लिहाज से बात करें तो तमाम तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, यानी कि जो सहयोग है ट्रेड के लेवल पे बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है और उसके अपने मायने काफ़ी कुछ नज़र आते हैं। तो निश्चित तौर से और 10 साल अगर लगभग एक दशक की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ा है और 3 गुना हुआ है। बांग्लादेश को भारत के द्वारा जो निर्यात किया जाता है वो लगभग 3 गुना हो गया और भारत द्वारा लगभग 1160 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को निर्यात की जा रही है, यानी कि भारत के माध्यम से बांग्लादेश की जो ऊर्जा जरूरतें हैं वो पूरा करने में खासी मदद मिल रही है। 1160 मेगावाट अच्छी खासी क्षमता है जिसमें लगातार वृद्धि की जा रही है। भारत ने बीते 8 साल में बांग्लादेश को दी है $8 बिलियन की क्रेडिट लाइन। अगर बात की जाए द्विपक्षीय व्यापार की तो लगभग $18 बिलियन के आसपास बनता है और भारत $8 बिलियन की क्रेडिट लाइन दे चुका है, यानी कि ये सहयोग भारत की तरफ से बांग्लादेश को लगातार जारी है। तो इसके अलावा हम अगर अन्य तथ्यों के लिहाज से बात करें तो भारत के सहयोग से बांग्लादेश में कई प्रकार के ढांचागत विकास भी हो रहे हैं और उसके मायने ये हैं कि किस तरीके से तमाम प्रकार का जो विस्तार है, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उस लिहाज से बांग्लादेश में जो तमाम प्रयास कोशिशें की जा रही हैं उसमें भारत एक बड़े सहयोगी के तौर पर है, क्योंकि कनेक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा जोर है भारत और बांग्लादेश के बीच में। उसको कैसे बढ़ाया जाए तो तमाम जो सड़क, रेल और पोर्ट जैसे, यानी कि जो जलमार्ग जैसे तमाम जो साधन है उसके विकास को लेकर भारत लगातार ढांचागत विकास में सहयोग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसकी बात करें किस तरीके से तमाम बड़े प्रोजेक्ट जो भारत की तरफ से शुरू हुए, 5/2021 में पीएम मोदी ने मैत्री सेतु की शुरुआत की थी, यानी कि दोनों देशों के बीच में सेतु का एक काम करता है पुल, उसकी शुरुआत हुई थी। दिसंबर 2020 में चिलाहाटी बांग्लादेश और हल्दीबारी जो भारत में है उसकी रेल लाइन की शुरुआत हुई थी, यानी कि रोड से कनेक्टिविटी, रेल से कनेक्टिविटी। और इसी प्रकार से और कनेक्टिविटी पर भी फोकस है, वो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस की दोनों देशों के बीच में शुरुआत हुई थी और ये भी अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस की दोनों देशों के बीच में शुरुआत हुई जिसके माध्यम से लोगों का आना जाना दोनों देशों के बीच में जारी है। सितंबर 2018 में अखौरा अगरतला रेलवे लिंक मार्ग पर काम की शुरुआत हुई थी और तेज गति से ये कोशिश है कि कनेक्टिविटी पे सबसे ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है। कोलकाता से बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट से अगरतला के लिए कार्गो शिपमेंट की शुरुआत हुई थी। तो ये भी लगातार वो तमाम कोशिशें हैं जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कार्गो भी हो रहा है और लोगों का आना जाना भी तेजी से बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच कई जलमार्गों पर परिवहन पर सहमति बनी और इस सहमति के आधार पर चीजें लगातार आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। अक्टूबर 2019 में ढाका, सिलीगुड़ी, गंगटोक के बीच बस सेवा की शुरुआत हुई थी, यानी कि रोड से, रेल से और जलमार्ग से ये कनेक्टिविटी लगातार बनी हुई है। नवंबर 2017 में कोलकाता, खुलना के बीच रेल सेवा की फिर से शुरुआत हुई थी। एक कई वर्षों से रुकी पड़ी रेल थी योजना, उसको एक तरीके से शुरुआत की गई थी। और इसी तरीके से 2015 में ढाका से कोलकाता और अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी के बीच में बस सेवा की शुरुआत की गई, यानी कि कनेक्टिविटी पे सबसे ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। और भारत और बांग्लादेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम और किस तरीके से नए आयाम लगातार दोनों देशों के संबंधों में जुड़ते जा रहे हैं। इस विषय पे किस प्रकार से आज महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और उस पूरी यात्रा के आखिर मायने क्या है, इस पर हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे बुलेटिन के अगले हिस्से में। लेकिन उससे पहले कुछ और खबरों से आपको बाखबर कराते हैं। भाजपा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में आज भाजपा कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, जिसमें 144 लोकसभा सीट चिन्हित की गई हैं, जिनमें पार्टी या तो दूसरे या फिर तीसरे स्थान पर आई थी। इन सीटों पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगातार कार्य शुरू कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में ऐसी और बैठकें बीजेपी में हो सकती हैं। बात दिल्ली से शराब नीति को लेकर चल रही जांच में सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। सीबीआई की चार्जशीट में जिन लोगों के नाम हैं उनके करीब 30 ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी की है। आबकारी नीति को लेकर राजनीतिक बवाल लगातार दिल्ली में जारी है। बीजेपी कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर बनी हुई है। आज भी भाजपा ने इस मुद्दे पर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया।
शराब घोटाले को लेकर एक ओर जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान का दौर जारी है और दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर मामले की जांच का दौर जारी है। अब इस घोटाले की जांच में सीबीआई के साथ ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी की टीम ने मंगलवार को लखनऊ, दिल्ली सहित करीब 30 स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने दिल्ली, हरियाणा के गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में छापेमारी की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई उन व्यक्तियों के यहां हुई जिनके नाम सीबीआई की प्राथमिकी में दर्ज हैं। इस बीच बीजेपी का शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर हमला जारी है। मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे बीजेपी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें बसों में सवार कर पुलिस थाने ले गई। सोमवार को बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक स्टिंग वीडियो जारी किया था। बीजेपी ने मंगलवार को फिर से केजरीवाल और सिसोदिया पर हमला बोला और कहा कि स्टिंग के बाद दिल्ली सरकार की सच्चाई सामने आ गई है। सीबीआई का स्टेटमेंट है कि कोई भी क्लीन चिट मनीष सिसोदिया को इस शराब घोटाले में नहीं दिया गया है। और दूसरा कहते हैं कि जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है उसका मनीष सिसोदिया के इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया वो देश और दुनिया ने देखा है। आम आदमी पार्टी ने, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल है, ये शराब घोटाले के भी किंग पिन है और मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों ने जो काम किया है वो दिखाता है कि पहले इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अब शराब मंत्री भी जाने की फिराक में है। लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, जो इससे अपना छुटकारा नहीं पा सकते। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और अब सीबीआई जांच से ही तस्वीर साफ होगी। दिल्ली से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर स्वास्थ्य के मोर्चे पर जुड़ी हुई। भारत बायोटेक को इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के लिए डीसीजीआई यानी डी से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी है कि ये कोरोना के लिए विश्व का पहला नाक से लिया जाने वाला टीका होगा। मनसुख मांडविया ने कहा कि नियामक ने 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए इस टीके को मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को बड़ा बूस्ट मिला है। भारत बायोटेक के CSD सार्स कोविड-19 के लिए चिंपैंजी इनोवायरस वेक्टरेट वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के उपयोग के लिए अनुमति दे दी गई है। और खबर मौसम से जुड़ी हुई। सितंबर में बारिश का सितम इन दिनों बेंगलुरु से लेकर तमाम कर्नाटक के क्षेत्रों के हिस्सों में बना हुआ है। पूरे बेंगलुरु शहर में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कर्नाटक सहित अन्य दक्षिणी राज्यों के लिए अगले 48 से 72 घंटे भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। बेंगलुरु में रविवार से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शहर की अधिकतर सड़कें और इलाके जलमग्न हैं। राहत कार्यों के लिए नौकाओं और ट्रैक्टरों को लगाना पड़ा है। The village people are helping by transporting them in the tractor. I am telling thanks to the village people who are here. Tractor is my family experience. I am belong to the farmer family. It's good experience, no problem. शहर के अधिकतर इलाकों में भी इतना पानी भर गया है कि कई घरों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव चलानी पड़ रही है। बाढ़ के चलते शहर के बेलंदूर, सरजापुर रोड, व्हाइट फील्ड, आउटर रिंग रोड और BEML लेआउट जैसे इलाकों में सड़कें लबालब हो चुकी हैं। लगातार बारिश की वजह से शहर की सभी झीलें, तालाब और नाले लबालब भरे हैं, जिससे निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालात ये हैं कि लोग ऑफिस जाने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
It's only the security person who was here to help, and few of our police personnel who are struggling day in and day out here. Apart from that, we don't see anyone else. It's affecting them a lot. For them, they have to either do work from home or just take leaves off, and that's cancelling their paycheck and everything as well. Situation is very bad. Also, we are not getting any daily services like Swiggy, Zomato, or our housemate is not able to come. Also, I have heard that drinking water supply will also be affected for 2 days. भारी बारिश के चलते न केवल बस सेवा प्रभावित हुई है बल्कि उड़ानें भी थोड़ी देर से चली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नगर निगम के आयुक्त सहित आला अधिकारियों से बात कर राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को महादेवपुरा और बोम्मनहल्ली क्षेत्रों में एसडीआरएफ के 2 दलों को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ ने लोगों से मौसम ठीक होने तक सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। I have given 1500 crores for all this rain waters from drain. Secondly, yesterday I have given another 300 crores to remove all this thing. हमसे एक रिक्वेस्ट है, तब तक थोड़ा क्लाइमेट चेंज ठीक होने तक आप थोड़ा सा अपना नियर बाई नेबर्स रिलेटिव्स इसमें सेफ हायर ग्राउंड में थोड़ा रहें, अपना सेफ प्लेस पर रहें। इस बीच क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की प्रमुख के मुताबिक शियर जोन के कारण बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है तो बारिश की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में ये एक सामान्य स्थिति है। In North Interior Karnataka, highest rainfall is reported by Lokapur station in Bagalkote district of 16 centimeters. For South Interior Karnataka, 3 days widespread rains followed by fairly widespread rains for the next 2 days. बहरहाल मौसम विभाग ने कर्नाटक सहित अन्य दक्षिणी राज्यों के लिए अगले 48 से 72 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 8 और 9 सितंबर को भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा केरल, लक्षद्वीप, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 6 से 9 सितंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और भारत की विकास गाथा को सामने रखा है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को अमेरिका में 6 भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अशांत दुनिया में शांति और स्थिरता का पाठ पढ़ाने वाला एक द्वीप है और यह आज सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। उन्होंने दुनिया भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट से ब्रांड इंडिया के एम्बेसडर बनने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अगले 30 वर्षों में $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। Growth rates in India are suggesting we will be a $30 trillion economy in the next 30 years. पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में कई बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज और ग्लोबल इंडियन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल एसोसिएशन के नेताओं से बातचीत की। पीयूष गोयल ने व्यापार, तकनीक और प्रतिभा के 3 स्तंभों पर टिकी भारत अमेरिका के बीच विश्वास की साझेदारी मजबूती से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी व्यापारियों के साथ अपनी मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि दोनों देश सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी व्यापारियों के साथ अपनी मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि दोनों देश हमारे निवेश, प्रौद्योगिकी और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते रहे हैं। The 3 T's of our work today rest on trade, technology and talent. And around these 3 T's, I believe we bring to the table a partnership of trust. वाणिज्य मंत्री ने यूएस इंडिया स्ट्रेटजीज पार्टनरशिप फोरम के साथ बातचीत की। उन्होंने दुनिया के व्यापारिक समुदाय को भारत में व्यापार के अनुकूल वातावरण का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। पीयूष गोयल ने अपने दिन की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के साथ की। इसके बाद उन्होंने गदर मेमोरियल हॉल का दौरा किया। दरअसल केंद्रीय मंत्री 5 से 10 सितंबर तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस के दौरे पर हैं। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और बात ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री की। किसिंग ऑफ हैंड के साथ लिज ट्रस को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने औपचारिक रूप से बोरिस जॉनसन की जगह लेने पर मोहर लगा दी है, यानी उन्हें देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि इस प्रक्रिया में औपचारिक रूप से हाथ
नहीं चूमा जाता है, बल्कि महारानी सरकार बनाने वाली पार्टी के नेता को आमंत्रित करती हैं। वो पार्टी नेता से मुलाकात कर सरकार गठन के लिए कहती हैं। ये पहली बार है कि जब सत्ता का हस्तांतरण लंदन के बकिंघम पैलेस के बजाय स्कॉटलैंड के बाल्मोरल कैसल में हुआ है। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है। हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो, वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। अच्छा बाबा नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. An enchanting landscape,
myriad of adventures. An insight into spirituality. A glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा, जो भारत और बांग्लादेश से जुड़ी हुई है और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष। भारत बांग्लादेश दोस्ती खुले नए आयाम, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण आज बैठकों का दौर चला है और किस तरीके से ये दोस्ती नए आयाम को लेकर आएगी, इस विषय पर बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद। राजीव गांगुली दास जी हैं, जो कि बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जो कि दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ हैं, जेएनयू दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव गांगुली जी, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को सबसे ज़्यादा विश्वसनीय दोस्त कहकर पुकारा और निश्चित तौर से हाल फिलहाल के वर्षों में ये दोस्ती के कई आयाम भी हमको देखने को मिले हैं। ये मौजूदा यात्रा और आज की बैठकें किस तरह से नए आयाम खोलेंगी? देखिए, ये जो शेख हसीना जी की यात्रा है भारत की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पिछले साल जैसे हमने देखा, हमने 3-4 बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स सेलिब्रेट किए। एक तो 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जिसमें आपको पता है कि भारत के सैनिकों ने मुक्ति बाहिनी के साथ सपोर्ट किया था। फिर 50 years of establishment of diplomatic relations and 100 years of Sheikh Mujib की birth anniversary, और हमारा 75 years of इंडिपेंडेंस, भारत का अमृत महोत्सव। एक अनप्रेसिडेंटेड मूव में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पिछले साल बांग्लादेश गए थे। तो शेख हसीना जी का ये जो रिटर्न विजिट है, ये बहुत ही इस हिसाब से हिस्टोरिकली महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन के बाद ये विजिट आ रहा है। और विजिट में जो हम देख रहे हैं कि इस विजिट के जो आउटकम्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स, जो MOU साइन हुए हैं, और जिन जिन विषय पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने आपस में बातचीत की है, उससे जाहिर है कि हमारा रिलेशनशिप इन जो लास्ट कुछ सालों में गहरा हुआ है, डीपन हुआ है, मल्टीफेसेटेड हुआ है। आपने देखा कि ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ जो इंटरैक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, उनसे बाहर जाके अभी हम लोग स्पेस, न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज में बातचीत कर रहे हैं। और इस विजिट में एनर्जी का हमने देखा, हमारा मैत्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो बांग्लादेश में है, उसका फर्स्ट यूनिट का ग्रिड से जुड़ना और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट। जी, हर लिहाज से देखा जाए तो ये अपने आप में बिल्कुल बहुत हिस्टोरिक और महत्वपूर्ण एक तरीके से दौरा दिखाई पड़ता है। सर भारद्वाज जी, आपको लगता है कि कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर कुछ वर्षों में देखा जाए तो कनेक्टिविटी पे बहुत ज्यादा जोर है, किस प्रकार से आपसे एक समझ बढ़ी है, इसके भी कई आयाम देखने को मिले हैं, और शायद इसीलिए अगले 25 वर्षों में जब हम 2047 तक जाएंगे, तब तक भारत के इस अमृत काल के समय में भारत बांग्लादेश की दोस्ती नए आयाम छुएगी। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। निश्चित रूप से देखिए, पहली बात साफ साफ है कि जिस तरीके के भारत और बांग्लादेश के सांस्कृतिक जो रिलेशंस हैं, जो एक यूनिक रिलेशंस हैं, उसमें आप देखने को मिल रहा है कि पिछले 1 दशक से अपेक्स लेवल पे बहुत इंटरेक्शन हुआ है, बहुत विजिट्स हुई है, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ है। खासकर 5 जो कोर एरियाज हैं, जिसमें आपने कनेक्टिविटी को, मैं आ रहा हूँ उस पर, लेकिन कनेक्टिविटी, ट्रेड, एनर्जी, वाटर एंड सिक्योरिटी, ये 5 कोर एरियाज हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जो MOU साइन हुए हैं, निश्चित रूप से एम्बेसडर मैडम ने भी इंडिकेट किया कि ये इन 5 कोर एरिया से हटके और आगे बढ़ के जो पॉलिसीज और जो नियति है डेवलपमेंट करने की दोनों कंट्रीज की, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट एरियाज में, फील्ड में हमने MOU साइन किए, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रेलवे पर्सनल्स को ट्रेनिंग देने की बात हो, IT एप्लीकेशंस की बात हो, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को। अब बात आती है कनेक्टिविटी की। देखिए, भारत का जो जोर रहा है पिछले, आप ये देखिए कि पिछले कुछ वर्षों से तो
तो भारत का रहा है कि एक तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो बांग्लादेश लॉक था एक तरीके से, सिली कॉरिडोर के अलावा हमारे पास एक्सेस कम था। दूसरा, हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे बल दिया कि हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में अपने आप को मजबूती से जोड़ पाए, और उसमें पाया कि बांग्लादेश हमारा एक अच्छा पार्टनर हो सकता है, एक हमारा गेटवे हो सकता है। और उसमें भारत ने, आप ये देखिए कि 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। इन 3 लाइन ऑफ क्रेडिट में लगभग $8 बिलियन का भारत ने एलओसी दिया। उसमें कुछ ग्रांट्स भी हैं, कुछ डिफेंस स्पेंडिंग भी है, लेकिन जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी इशू बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए कि जो अभी एक ब्रिज का इनॉग्रेशन, रेलवे ब्रिज की बात हो रही है, वो खुलना से मोंगला पोर्ट को जोड़ेगी। ऐसे ही पोर्ट ऑन कॉल या बाकी इनलैंड वाटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को मोंगला पोर्ट या चित्तागंज पोर्ट से जोड़ने की बात है, भारत के कोलकाता को अगरतला से जोड़ने के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को हमने लिया और बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। बिल्कुल, और शायद इसीलिए भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर भी निकल के आया है। एम्बेसडर दास, आपको लगता है कि कुछ जमीनी मसलों को लेकर भी एक गंभीर बातचीत इस पूरी बैठक में जिसका जिक्र निकल के आया, काउंटर टेररिज्म की बात हो, क्रॉस बॉर्डर क्राइम के लिहाज से बात हो, या फिर रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले को बात हो, क्योंकि ये अपने आप में जमीन पे एक चिंताजनक मसले रहते हैं, लेकिन इस पर भी एक आपसी समझ बनाकर समझौतों की तरफ आगे बढ़ना, उस दिशा में भी आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण थी। आपको जैसे पता है, जब से शेख हसीना पावर पे आई हैं 2008 के बाद से, उन्होंने सबसे पहले जो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स थे बांग्लादेश के सॉइल में, उनको बांग्लादेश से बाहर निकाला। उनका जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी टू टेररिज्म है, उससे भी मतलब वो हमारे पॉलिसी से बिल्कुल मिलता जुलता है। हमने देखा है कि टेररिज्म के अगेंस्ट वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती हैं। आज के डिस्कशन में सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी ज़रूर एक इशू थी, और उसके अंतर्गत दोनों लीडरों ने काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट और डीलिंग विद क्राइम्स एट दी बॉर्डर, इन सब बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज के ऊपर डिस्कस किया। तो सिक्योरिटी डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है हम दोनों देशों के बीच में। हम लोग बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, और दोनों देश एक साथ काम करते हैं और टू डील विद टेररिज्म, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। जी प्रोफेसर भारद्वाज जी, आपको लगता है कि इकोनॉमिक मोर्चे के लिहाज से अगर बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा को लेकर भी इस साल बातचीत शुरुआत होनी है और इसे जल्द ही खत्म करने का एक भरोसा भी दिया गया। आपको लगता है कि ये एक ऐसा आधार बनने की तैयारी हो रही है जिसके चलते दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में एक बहुत बड़ा एक क्वांटम जंप हम देख पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रयास किए जा रहे हैं कि दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया जाए, और जो मार्केट है बेसिकली बांग्लादेश का हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अपना मार्केट मिले, और भारत को बांग्लादेश निश्चित रूप से मार्केट मिला है। और ये प्रयास के माध्यम से आप देखिए कि आज भारत और बांग्लादेश का जो ट्रेड है लगभग $18 बिलियन का पहुंच गया। हालांकि ट्रेड इम्बैलेंस है, उसको भी बैलेंस करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बांग्लादेश को हमने ड्यूटी फ्री एक्सेस उनकी गुड्स को दिया गया है, लेकिन यहाँ एक सवाल क्या आ रहा है कि अब बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ ग्रेजुएट हो रहा है, और उसमें जो सवाल उठ रहा है कि भाई जो ड्यूटी फ्री एक्सेस साप्टा के माध्यम से या बाकी और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स के माध्यम से जो रियायत बांग्लादेश को मिल रही है वो नहीं मिलेगी। तो हमने सीपा, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरफ एक स्टडी का कंक्लूड किया। स्टडी के कंक्लूजन के बाद में अब उस पर बात हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है कि दोनों कंट्रीज कैसे इकोनॉमिकली एक दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, और जो मार्केट हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, चाहे वो पेरिसेबल आइटम हो या नॉन पेरिसेबल आइटम हो या बाकी जो उसमें हमने और भी कोशिश किया है कि जितने भी कस्टम पॉइंट्स हैं
जैसे लगभग 7 कस्टम पॉइंट्स हैं उसको अपग्रेड किया है ताकि जो स्मूथ ट्रेडिंग हो सके दोनों कंट्रीज के बीच में। और जो इलीगल ट्रेड होता था, जो बॉर्डर के माध्यम से हमने बॉर्डर को मजबूत किया है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया है, सिक्योर किया है, जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो बाकी इलीगल गुड्स का जो ट्रैफिकिंग होता है उसको भी रेगुलेट करने की तरफ प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल, वो जमीन पे वो तमाम प्रयास बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं। मिस्टर दास, क्योंकि चीन की मौजूदगी बांग्लादेश में, इसको लेकर भी तमाम प्रकार के कंसर्न्स रहे हैं और इसको लेकर भी आज सवाल किए गए विदेश सचिव जब वो प्रेस वार्ता अपनी कर रहे थे, लेकिन साफ तौर से ये कहा गया कि भारत ने अपने सामरिक जो हित हैं उसको लेकर लगातार इस बात को बांग्लादेश के पक्ष के सामने रखा हुआ है और निश्चित तौर से दोनों देश एक दूसरे की चिंताओं को आसानी से समझते हैं। आपको लगता है कि ये मसला भी एक ऐसा है, कम से कम इसमें भी दोनों देशों की समझ बेहतर होगी? देखिए, भारत का जो रिश्ता बांग्लादेश से है वो बहुत यूनिक है। बहुत कम देशों के बीच में इतना शेयर्ड हिस्टोरिकल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश के लिबरेशन में भारत का जो रोल रहा है और जो कि बांग्लादेश की सरकार रिकग्नाइज करती है, वो भी हमारे लिए एक बहुत यूनिक संबंध है। हम बहुत समय कहते हैं वी आर ब्लड ब्रदर्स, क्योंकि हमारे दोनों देश के लोगों ने दे शेड ब्लड फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो हमारे रिलेशन को हम किसी और देश के नज़रिए से नहीं देखना चाहते और देखते भी नहीं हैं। हर दो देश के रिलेशन अपने आप में अलग तरीके से हैं। तो भारत का जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन है वो बिल्कुल एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत यूनिक रिलेशन है एंड देयर इज नो नीड फॉर इट टू बी सीन फ्रॉम द चाइनीज कॉन्टेक्स्ट। और लगी बात चाइना के बहुत प्रोजेक्ट्स वगैरह करने के, आप देखिए 2016 में 24 बिलियन का जो एक अनाउंसमेंट हुआ था, हमें जितना पता है उसका केवल 4 बिलियन ही आज तक उसके प्रोजेक्ट्स बन पाए हैं। बहुत प्रोजेक्ट्स ऑन द वे स्क्रैप हो गए हैं। तो हमारा जो स्थान है बांग्लादेश के साथ, हम दोनों के जो रिश्ते हैं जो इतने मल्टीफेसेटेड हैं, वो बहुत अपनी जगह पे है और हमें मतलब इसमें और कोई दो राय हो नहीं सकती है। जी प्रोफेसर भारद्वाज जी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग 54 नदियां हैं जो साझा तौर पर जल एक तरीके से उनका हम साझा करते हैं। ऐसे में कोशियारी नदी के जल को लेकर समझौता हुआ और ऐसे ही तरीके से आगे बढ़ने की तमाम संभावनाएं भी बनी, खासतौर से तीस्ता जल बंटवारे को लेकर भी। आपको लगता है कि उस दिशा में भी हम काफी सहजता से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, शुरुआत जो होती है वो 1996 में जो गैंजेस वाटर ट्रीटी हुआ था, उसमें कई एक प्रिंसिपल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस बना दी गई और उसमें खासकर 50-50% शेयरिंग, गारंटी पीरियड्स, ऑगमेंटेशन ऑफ अदर रिवर्स, कई तरीके के प्रोविजंस, उसी दिशा में भारत और बांग्लादेश ने काफी प्रोग्रेस किया। और अभी 2010 में जो JRC मीटिंग हुआ था उसमें हमने बेसिन वाइज अप्रोच को अडॉप्ट करके और भारत और बांग्लादेश के बीच में रिवर वाटर मैनेजमेंट की बात की थी। अब सवाल आता है कि बीच में कई प्रोजेक्ट, जैसे ये कुशियारा रिवर शेयरिंग प्रोजेक्ट अभी एग्रीमेंट हुआ है, ये बेसिकली 1972 से चला आ रहा है कि क्योंकि ये जो सिलहट का रीजन है, तामाबल रीजन, ये फ्लड से और वाटर पोल्यूशन से बांग्लादेशी परेशान थे। तो मुजीबुर रहमान ने और वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी किया था कि यहाँ पे एक डैम बनाया जाए भारत की साइड में, तिपाई मुख डैम भारत ने प्रपोज किया था, लेकिन उसमें बांग्लादेश ने आज के दिन अपोज किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो गंगा वाटर से चलते चलते तीस्ता पे नेगोशिएशन हुआ और कुशियारा पे हमने अभी उसको एक और दूसरा एग्रीमेंट हुआ है। तीस्ता पे निश्चित रूप से देखो नेगोशिएशंस बात चल रही है। 2011 में भी ये बात चली थी और बांग्लादेश खुश था कि 40% का शेयरिंग फॉर्मूला होगा, 20% वाटर रिवर्स के लिए रखा जाएगा, क्योंकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है या स्टेट पॉलिटिक्स है वो कहीं तारतम्य सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में नहीं बैठ पाया। बिल्कुल। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि स्टेट गवर्नमेंट को कन्विंस किया जाए कि हमारा जो एक शेयरिंग फॉर्मूला है यहाँ पे ये नहीं वो भी किस तरह से जमीन पे उतरे। सर, विनम्रता के साथ में, क्योंकि वक्त का बहुत सीमा है और इसलिए हमारे पास वक्त फिलहाल इस विषय पे चर्चा के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर दास आपका, प्रोफेसर भारद्वाज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस विषय पे बात करने के लिए। यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना,
भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ISI. मम्मा, ISI. नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI. गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. अच्छा बाबा, नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सब के चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। स्टार्ट रिड्यूसिंग योर इनटेक ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट फ्रॉम टुडे। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country. Embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. और ब्रेक के बाद अब वो खबर जो आपके जीवन सुरक्षा से जुड़ी हुई है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की कार हादसे में हुई मौत के बाद इस हादसे में याद दिलाया है कि पिछली सीट पर बैठते हुए हम में से कई लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। सीट बेल्ट से जुड़े अगर नियमों की बात की जाए तो कानूनों को अनदेखा करने से न सिर्फ जान जाने का खतरा रहता है बल्कि आर्थिक चपत भी लगने की गुंजाइश रहती है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो कोई हादसा हो सकता है और ट्रिब्यूनल से बीमा क्लेम भी नहीं मिलेगा। ये आपको बताते हैं कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में सीट बेल्ट को लेकर क्या कुछ नियम है, उसका हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सीट बेल्ट के नियम की अगर बात की जाए तो भारत में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। ये महज आगे नहीं बल्कि पीछे की सीट के लिहाज से भी बेहद अनिवार्य है। आगे और पीछे की सीटों पर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। ये कानून में लिखा हुआ है, ये नियम है और इसकी अनदेखी करना न सिर्फ हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं बल्कि कानून की भी अवहेलना कर रहे होते हैं। सीट बेल्ट नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी। हालांकि जुर्माने की वजह से बचने के लिए नहीं बल्कि हमको अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सीट बेल्ट लगानी चाहिए।
फरवरी में सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि आगे और पीछे के सभी यात्रियों के लिए वाई शेप आकार की सीट बेल्ट होनी चाहिए। ये एक तरीके से ज्यादा सुरक्षित होती है, मददगार होती है, उस लिहाज से ये बेहद अहम है। तो अपने आप में इस प्रकार का प्रस्ताव फरवरी में दिया गया है। और अगर हम बात करें भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के लिहाज से, तो ये भी हमें एक तरीके से डराने और चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली 11% से अधिक मौतें भारत में होती हैं। और ये अपने आप में हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। और दुर्घटना की बात करें तो भारत में हर दिन 426 लोगों की जान जाती है सड़क दुर्घटना में। ये अपने आप में हमारे लिए सोचने वाली बात है, चिंतित होने वाली बात है एक देश के तौर पर। हर घंटे 18 लोग मारे जाते हैं। ये अपने आप में हमें भयावह तस्वीर दिखाई पड़ती है किस प्रकार से भारत के लिए बेहद मुश्किल है। साल 2021 में 1,60,000 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। ये अपने आप में बेहद दुखी करने वाली स्थिति है, लेकिन इस स्थिति से हमको आगे बढ़ने और उभरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हम समझें इस बात को, किस तरीके से इस बात का बचने की ज़रूरत है। और आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं जिसके दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर हम पीछे बैठी सीट बेल्ट पे नहीं लगाते हैं तो उससे किस प्रकार का नुकसान होता है। इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या कुछ होता है। ये व्यक्ति पीछे की सीट पे बैठा हुआ है और अगर जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, तो ये आगे वाली सीट से भी आगे जाता हुआ जो शीशा होता है वहां पे टकराता है। यानी कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, इन्होंने सीट बेल्ट लगाई थी, ये रुक गए, पीछे के बैठे हुए एक व्यक्ति ने सीट बेल्ट लगाई थी, वो रुक गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने नहीं लगाई थी, वो आगे की सीट से शीशे को तोड़ता हुआ आगे भी निकल सकता है। और ऐसे में इस बात का मोटे तौर पे अनुमान है कि जिस व्यक्ति का जो वजन होता है उसके 4 गुना ज्यादा वजन की रफ्तार से वो आगे जाके गिरता है। यानी कि जो इंपैक्ट होता है वो बहुत तेज होता है। और जो सबसे ज्यादा अमूमन बात देखी गई है कि चोट सिर के हिस्से में लगती है और सिर की चोट बहुत गंभीर होती है, हम सब जानते हैं। और ऐसे में जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, या हेड इंजरी ऐसी होती है जो शायद जीवन में कभी भी रिकवर ना हो सके। तो इसलिए ये महज एक एनिमेटेड वीडियो है, लेकिन ये हमको दिखाता है कि किस तरीके से हमको अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। और ये अपने आप में एक तस्वीर भयावह जरूर है, लेकिन एक सच्चाई है। इससे हमको अपनी आंखें मोड़नी नहीं चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है और ये तस्वीर से हमको बचने नहीं बल्कि समझने की जरूरत है कि आखिर हम कैसे खुद को सुरक्षित रखें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में मंगलवार को पाक रेंजर्स की ओर से सीजफायर के नियमों का उल्लंघन किया गया। बीएसएफ जम्मू के जवानों ने बीएसएफ के गश्ती दल पर पाकिस्तानी रेंजरों की ओर से अकारण हुई फायरिंग का करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट्ट और बशारत नबी के रूप में हुई है। दोनों प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 312.5 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन दवा और 10 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। जब्त की गई कुल दवा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1200 करोड़ रुपए से अधिक है। इन खबरों के साथ न्यूज नाइट के आज के संग में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC।